टू ऑल ऑफ यू। देखिए, इसके पहले वाले 2 लेक्चर में हम लोग साइक्लोट्रॉन के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। आज साइक्लोट्रॉन का लास्ट टॉपिक है। जिसने इन 2 पार्ट को नहीं पढ़ा हो, पहले उन 2 पार्ट्स को देख लीजिए, उसके बाद फिर आपको ये समझ में आएगा। आज हम लोग साइक्लोट्रॉन के बारे में कुछ ज़्यादा चीज़ें समझेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और जो एग्जाम में जब ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तब ये चीज़ें एक मार्क्स में 2 मार्क्स में संग में आती हैं। क्योंकि आज के समय में कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आ रहा है, एक लॉन्ग क्वेश्चन में 2 या 3 पार्ट आ रहे हैं, तो ये चीज़ें पार्ट में आती हैं। आइए, इसमें पहली कंडीशन है, हम लोग देखते हैं रेजोनेंस। आइए समझें रेजोनेंस होता क्या है। जब हम लोगों ने पिछले टॉपिक में जब पढ़ा था, वहां पे ये कहा था कि इस साइक्लोट्रॉन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करने के लिए, अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करने के लिए ऑसिलेटर है, और मैग्नेटिक फील्ड के लिए यहाँ पे ये ऑलरेडी मैग्नेट यहाँ पे लगाई जाती है। अब जैसे ही चार्ज पार्टिकल, जैसे कि मान लो ये हमने वाली डी, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक डी पॉजिटिव पोटेंशियल पे जाती है, एक डी नेगेटिव पोटेंशियल पे जाती है। चार्ज पार्टिकल मान लिया किसी पर्टिकुलर टाइमिंग में यहां पर था और ये घूमते हुए यहां पर आया। यहां पे ये जो ऑसिलेटर लगा हुआ है, इस ऑसिलेटर की वजह से डीज की पोलैरिटी चेंज होती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ अल्टरनेटिंग। तो जैसे ये पार्टिकल इस पॉइंट पर आएगा, ठीक उसी समय ये डी नेगेटिव पोटेंशियल पे, ये डी पॉजिटिव पोटेंशियल पे। जब ये पार्टिकल स्टार्ट किया था, फिर समझो, अगर मान लो चार्ज पार्टिकल यहाँ पर हमने सबसे पहले सेंटर प्रोड्यूस किया हुआ है, तो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मान लिया ये वाला डी पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, ये वाला डी नेगेटिव पोटेंशियल पे है। चार्ज पार्टिकल जाएगा, सर्कुलर पाथ फॉलो क्यों करेगा, आप लोग समझ चुके हैं। फिर आया सर्कुलर पाथ यहाँ से कंप्लीट करता हुआ, जैसे ये यहाँ पर आएगा D2 की एक बाउंड्री पर, ठीक उसी समय अब ये हो जाएगा पॉजिटिव पोटेंशियल पे, ये हो जाएगा नेगेटिव पोटेंशियल पे। जो कि पहले यहाँ पॉजिटिव पे था, अब वो नेगेटिव पे, जो नेगेटिव पे था वो अब पॉजिटिव पे। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल फिर इस डायरेक्शन में मूव करेगा। जैसे ये मूव करेगा, जैसे ये बाउंड्री तक पहुंचेगा, ठीक इसी टाइम पोलैरिटी इसकी वजह से फिर चेंज हो जाएगी, और यहां पर अब ये हो जाएगा पॉजिटिव पोटेंशियल पे, हो जाएगा नेगेटिव पोटेंशियल पे। ठीक है, तो ये हो गया ऑसिलेटर की वजह से कैसे पोलैरिटीज चेंज होती हैं। जब चार्ज पार्टिकल घूमता है बराबर सर्कुलर पाथ पे, तो साइक्लोट्रॉन के अंदर चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी हमने पहले आपको बताई थी न्यू सी, ये बताई थी आपको QB अपॉन 2πm। ठीक है, ऑसिलेटर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, मान लिया उसकी फ्रीक्वेंसी मान लिया न्यू ए मतलब अप्लाइड फ्रीक्वेंसी। जब अप्लाइड फ्रीक्वेंसी साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगी, ठीक उसी समय ही एग्जैक्ट बाउंड्री पर जब चार्ज पार्टिकल पहुंचेगा, तब पोलैरिटी चेंज होगी। अगर ये ऐसा नहीं है तो इस पार्टिकल के इस बाउंड्री पर पहुंचने से या इस बाउंड्री पहुंचने से एकदम पोलैरिटी चेंज नहीं होगी। अगर ऐसा है तो चार्ज पार्टिकल बराबर इंक्रीजिंग रेडियस के पाथ पे मूव करता हुआ बाहर निकल जाएगा और मैक्सिमम एनर्जी को गेन करेगा। इसे हम लोग कहते हैं रेजोनेंस कंडीशन इनसाइड द साइक्लोट्रॉन। अब इसके बाद एक और चीज पूछी जाती है, साइक्लोट्रॉन की लिमिटेशन। व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन? लिमिटेशन ये है कि ये साइक्लोट्रॉन जो डिवाइस है, वो केवल और केवल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को ही एक्सेलरेट करा सकती है। ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का मास बहुत कम होता है, लाइक द इलेक्ट्रॉन। देखिए, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1
10⁻31 kg। प्रोटॉन का मास 1.67 अप्रोक्सीमेट 27 kg। इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के कंपेरेटिव 10,000 टाइम्स लगभग कम है। यहाँ हम कहें प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन कंपेरेटिव उतना ही ज्यादा है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन को हम साइक्लोट्रॉन से इंक्रीज कराते हैं, उसकी एनर्जी इंक्रीज कराते हैं, तो ये 1 या 2 राउंड में ही सिस्टम से बाहर हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका मास बहुत कम है। एकदम से उसके ऊपर एनर्जी लगती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, तो एकदम से बाहर निकल जाता है। और आपको जो है पता है कि पार्टिकल की एनर्जी इंक्रीज करने के लिए उसका डी के अंदर घूमना बहुत जरूरी। जितनी बार वो डी के अंदर घूमेगा, ये मैं पहले समझा चुका हूं आपको कि जितनी बार वो डी के अंदर घूमेगा उतनी बार ही उसको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एनर्जी मिलेगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन के संग में ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम होता है कि वो 1 या 2 राउंड में ही बाहर निकल जाता है और उसकी एनर्जी इतनी इंक्रीज नहीं कर पाती है। इसलिए विदाउट इंक्रीजिंग द एनर्जी इलेक्ट्रॉन एग्जिट्स फ्रॉम द साइक्लोट्रॉन फिनोमेना। इसलिए इलेक्ट्रॉन को हम लोग इस चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेटर से हम लोग एक्सीलरेट नहीं करा सकते हैं। अब एक चीज और पूछते हैं आजकल, क्लियर पूछते हैं कि रोल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है साइक्लोट्रॉन के अंदर, रोल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है। ये हालांकि मैं बता चुका हूं आपको, लेकिन फिर से देख लीजिए। रोल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, रोल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये है कि ये चार्ज पार्टिकल को रिक्वायर्ड फोर्स प्रोवाइड करता है, F = Q × E। इस फोर्स से चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है। ठीक है। रोल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, रोल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये है कि चार्ज पार्टिकल जैसे डी के अंदर पहुंचता है या गैप के अंदर भी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जितना चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होके आया है, इस चार्ज पार्टिकल पे ये फोर्स लगाएगा Fm = QVB, और ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। सर्कुलर इंक्रीजिंग रेडियाई पाथ में मूव कराने के लिए मैग्नेटिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल है। ये मैग्नेटिक फील्ड का रोल है। अब इसके बाद आपका साइक्लोट्रॉन टॉपिक खत्म होता है। एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे आपके हो चुके हैं और आप सारे कर भी लेंगे। सैंपल उठाइए और उसमें साइक्लोट्रॉन से जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन चीजों को देखिए।